आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बलूचिस्तान से सोराब डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, सोराब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोराब सिटी पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। अब से कई घंटे पहले ये कब्जा किया गया है और इस वक्त वहां पर खूनख्वार लड़ाई हो रही है। इस कदर खूनख्वार लड़ाई है कि बैंक से लेके तमाम सरकारी इमारतों पर पुलिस स्टेशन समेत दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। और इसी सारी लड़ाई में जो वहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बलीदी हैं वो भी शहीद हो चुके हैं और भी शहादतों की वहाँ से खबरें हैं। हमारे पास फुटेज बहुत सारी है लेकिन वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही परेशान कुन मनाजर हैं वहाँ से। कुछ तस्वीर आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी जाहिर है अब नबरदज़मा है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। सोराब को अगर आपने समझना है तो ये एक तरफ इसके कलात है और दूसरी तरफ इसके कोयटा है। और ये बिल्कुल जो N25 मेन शाहरा है जो कराची और कोयटा को मिलाती है, ये बिल्कुल उसके ऊपर वाक़ है। बहुत ही अहम लोकेशन है इसकी। सोराब एक ऐसी लोकेशन पर भी है जहाँ एक से ज़्यादा हाईवेज़ गुजर रही हैं। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी आमदोरफ्त है कोयटा और कराची के दरमियान, उसको रोक देना। जो अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि पूरे सोराब सिटी के ऊपर तो दहशतगर्दों ने कब्जा किया ही है, उसके साथ साथ जो हाईवे है सोराब की उस पर भी उन्होंने नाके लगा रखे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कोयटा और कराची की मेन शाहरा है। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त। ये कोई तकरीबन, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में शहर ज़रा अमूमी तौर पर आबादी में कम है, तो ये कोई तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है। और ये जो बलूचिस्तान के बड़े 20 या 25 शहर होंगे उनमें से एक इसका नंबर होगा। अहम जगह पर वाक़या है। और आपको पता है जो BLA और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर कर रही हैं, ये उसी की कंटिन्यूटी का एक हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। हमारी जो स्टेटमेंट्स थी, हमारे जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने अब से चंद हफ्ते या चंद महीने पहले, जब इससे पहले वहाँ पर दहशतगर्दी हुई थी, जाफ़र एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे, वो तो आपको पता है कि अब से जो चंद हफ्ते पहले जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ जिसमें 440 पैसेंजर्स थे और पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली गई थी। फिर उसके अंदर कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा शहादतें हुई जब उस ट्रेन को दहशतगर्दों से छुड़वाया गया। आल्दो कि हमने कोई फुटेज अभी तक उसकी सामने नहीं रखी। हाँ, BLA वालों ने उसकी प्लानिंग की और उस हमले की तमाम फुटेज जो है वो बाद में जारी की। वो एक दहशतगर्द तंजीम है, आप सबको पता है। और उन्होंने ज़ाहिर है खौफ व हरास फैलाने या अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ये सारी फुटेज जो है वो उन्होंने उस वक्त बनाई होगी। मीन वेल प्लान, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड उन्होंने ट्रेन को यरगमाल बनाया था। बदकिस्मती से हम उस वाक़े को इंटरनेशनल प्रेस के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी न रख सके। हमें समझ आई कि दहशतगर्दी के वाक़यात को दुनिया के सामने रखना है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसके बाद इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्यूज़ किया, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम बैडली फेल्ड। एक तो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हुई और दूसरा पूरी दुनिया के सामने ये अपना जो मुकदमा है दहशतगर्दी का। और इसके साथ साथ आपको हम बताते रहे हैं कि किस तरीके से गार्डियन ने स्टोरी की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दाखिल होकर 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को कत्ल किया। हम वो मामला भी पूरी दुनिया के सामने नहीं रख सके। बहरहाल आज सोराब डिस्ट्रिक्ट की ये डेवलपिंग स्टोरी है। हमें नहीं पता वहाँ कितनी शहादतें और हलाकतें होनी हैं। अभी ये सिचुएशन चल रही है। अभी तक जो हमने आपको बताया है कि वहाँ पर नेशनल बैंक की ब्रांच लूट ली गई है, उस पर पहले कब्जा किया गया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई है। उसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, इवन डिप्टी कमिश्नर हाउस, उस पर हमला किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि हदायतुल्लाह बलीदी जो वहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे उनको शहीद कर दिया गया है इसी सारे प्रोसेस के अंदर। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अब से चंद हफ्ते पहले जहाँ हमारे वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी थी, जो हमने आपको बताया कि एक SHO की मार है। उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान का मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, और वो अकेले नहीं खड़े थे, उनके साथ बदकिस्मती से बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी भी खड़े थे। काश वही उनको करेक्ट करते कि नहीं, मामला इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। लेकिन ये एमेच्योर किस्म के लोगों को लाकर जब से बिठाया है, वो इसी तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। वो भले आपके वज़ीर दिफा हों जिन्होंने जाकर स्काई न्यूज़ पे कहा था कि हाँ, हम 30 साल से दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये गंदा काम हमने किया है। और उसके बाद हिंदुस्तान ने उस स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया, वो मुझे, मेरा ख्याल, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आप सब लोग उससे बखूबी जानते हैं कि हमें उसका क्या नुकसान हुआ। वैसी ही स्टेटमेंट हमारे जनाब इंटीरियर मिनिस्टर की थी कि एक SHO की मार है।
यही नहीं काम ख़त्म हुआ, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया तो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि ये 1500 दहशतगर्द जो हैं ये बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल ये बातें तो आपकी ठीक है कि हमारे माथे का झूमर है, लेकिन ये दहशतगर्द यकीनन 1500 नहीं है और ये यकीनन इतनी छोटी बात नहीं है जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की। और आज सोराब के पूरे शहर पर कब्जा करके उन्होंने, जो कि हम डेफिनेटली कब्जा छुड़वा लेंगे, लेकिन फिर हम इस कब्जा छुड़वाने को अपनी बहुत बड़ी फतेह के तौर पर सामने रखेंगे और हमारी कौम भी जज्बाती है, वो भी इसको फतेह के तौर पर लेगी। जैसे हमने ट्रेन को खाली करवाने पर अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कहा, और बल्कि यहाँ तक कहा कि ये जो हमने ट्रेन खाली करवाने का ऑपरेशन किया इसे टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़ाया जाएगा। हैरत होती है मुझे जब हम ऐसी बातें करते हैं। मतलब हमें ये शर्मिंदगी नहीं हुई कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि चले सैकड़ों नहीं तो दर्जनों दहशतगर्द इकट्ठे हुए, उन्होंने एक ट्रेन को रोका, उन्होंने कई घंटे बल्कि दिनों तक ट्रेन को यरगमाल बनाए रखा, 1-1.5 दिन तक, और फिर वहाँ पर 100 से ज़्यादा शहादतें देकर हमने ट्रेन खाली करवाई और हम उसको भी अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब ये पूरे का पूरा शहर यरगमाल बना लिया है उन्होंने, और कल जब इसमें शहादतों के बावजूद, हलाकतों के बावजूद हम खाली करवाएंगे तो हम इसको भी अपनी कामयाबी के तौर पर बताएंगे। समझ नहीं आ रही कि हम किस जन्नत में रह रहे हैं या हम किस तरह की सिचुएशन को जन्नत बनाकर लोगों के सामने पेंट कर रहे हैं। बहुत ही ये खौफनाक सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान जो हैं वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं कि जो अगली खबर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सोराब की जो सिचुएशन है ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने मज़ीद आएगी आपके सामने उन चीज़ों को मज़ीद रखते जाएंगे। फ़िलहाल अगली स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। ये एक अगली स्टोरी नहीं, मंजन है। ये अगला आपको चूना लगाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब बात आ गई है बिटकॉइन पर। जी हाँ, पाकिस्तान ने अब ऐलान किया है कि बिटकॉइन पाकिस्तान के अंदर माइनिंग की जाएगी। माइनिंग का मतलब उर्फ़ आम में आप ये समझें कि बिटकॉइन पाकिस्तान में बनाया जाएगा। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन ये जहन में रखना है आपने कि ये क्यों किया जा रहा है, क्या ये फिजिबल है या नहीं है, या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं, बिटकॉइन जो है वो बहुत ही सुपर किस्म के कंप्यूटर्स, ये मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा पता है वो इसके ऊपर तमस्खर ना उड़ाएं कि मैं किन अल्फाज में ये बता रहा हूँ। आम लोगों के समझने के लिए बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो डिजिटल है, जैसे आपका ईमेल होता है, आपका टेक्स्ट मैसेज है, जैसे डिजिटल आपके मैसेजेस हैं, ऐसे ही डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर्स को बहुत लंबा काम करना पड़ता है, डिकोडिंग, इनकोडिंग, जैसे पजल सॉल्व करते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूसली सुपर कंप्यूटर्स चलते हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। मसलन एक बिटकॉइन बनाने के लिए तकरीबन 3.5 लाख बिजली का यूनिट इस्तेमाल होता है। जी हाँ, 3.5 लाख बिजली का जो यूनिट है वो इस्तेमाल होकर एक बिटकॉइन माइनिंग उसकी होती है। मतलब कंप्यूटर जो है वो एक बिटकॉइन बना पाता है। इसको आम लफ्ज़ों में ऐसे समझिए जैसे कोई पजल हो जिसको सॉल्व करना हो और लगातार कंप्यूटर रन करके उसे सॉल्व करता है। जब सॉल्व कर लेता है तो एक बिटकॉइन की माइनिंग होती है और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच के उससे पैसा बनाया जा सकता है। बिटकॉइन की प्राइस चेंज होती रहती है, कभी वो 60,000 पे, वैसे तो वो किसी ज़माने में बहुत सस्ता भी था, लेकिन 60 पे, 1 लाख पे, 1,10,000 पे, तो उसकी प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है। और प्राइसेस जो हैं वो कई दफ़ा बहुत डाउन भी चली जाती हैं। मीन 25, 30, 35,000 डॉलर पर भी एक बिटकॉइन की शुरू जब हुआ था तो तब तो ये डर्ट चीप हुआ था, लेकिन अब बिटकॉइन बहुत महंगा हुआ है। अब क्विकली आपको बता दें कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बिटकॉइन कहाँ कहाँ सस्ता बन सकता है। तो क्योंकि 3.5 लाख यूनिट एक बिटकॉइन को चाहिए होता है माइन होने के लिए, तो दुनिया में सबसे सस्ता बिटकॉइन जो है वो लेबनान में बन सकता है। लेबनान में $266 कॉस्ट आएगी। बिजली की कॉस्ट की बात हम कर रहे हैं एक बिटकॉइन माइन करने के लिए। ईरान में ये कॉस्ट $532 आएगी। शाम में, सीरिया में ये कॉस्ट $1330 आएगी। इथोपिया में ये कॉस्ट 1596 मतलब $1600 आएगी। सूडान में ये कॉस्ट $2100 $21-28 आएगी। लीबिया में ये कॉस्ट $2660 आएगी।
और किर्गिस्तान में ये कॉस्ट $2600 आएगी और 2660 किर्गिस्तान और लिबिया तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर है। अंगोला में ये कॉस्ट $3724 आएगी। जिम्बाब्वे में ये 3900 या $4000 आप कह लें वो आएगी। भूटान में ये कॉस्ट $4200 आएगी। ये मैंने आपको टॉप 10 कंट्रीज़ बताए हैं जिनमें $4000 तक कॉस्ट आएगी एक बिटकॉइन माइन करने की। लेकिन लेबनान और ईरान, लेबनान में $266 और ईरान में $500 एक बिटकॉइन। तो सबसे अगर अट्रैक्टिव जगह हैं तो ये यही जगह हैं। ज़ाहिर है लेबनान ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा क्योंकि उसके वेस्ट के साथ रिलेशनशिप भी ठीक है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी वहाँ पर बहुत कम है। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली का यूनिट है वो तकरीबन, ये आपको मैं बताता हूँ कि मैं सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद हमारे जो बड़े चौधरी निज़ामुद्दीन हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने आपको क्या नया मंजन बेचा है। आप जब ये नंबर्स को समझ जाएंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये एक और सफ़ेद हाथी है, ये एक और आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। इसलिए आपके सामने नंबर्स रख रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर आपने बिटकॉइन बनाना है तो आपको तकरीबन $55,000 लगेगा एक बिटकॉइन का। लेबनान में कितना लगेंगे? $266। ईरान में कितने लगेंगे? तकरीबन $500। हमारे कितने लगेंगे? $55,000 से $70,000 के दरमियान। वो कैसे? हमारे इस वक्त जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, वो तकरीबन आपको 14 से लेके 20 सेंट के दरमियान में मिलती है, जो बिजली का रेट आप पे कर रहे हैं। अब जो इस वक्त चार्ज हो रहा है आपको बिजली का रेट, अब अगर आप 15 सेंट के ऊपर लगाएं तो ये आपको तकरीबन $55,000 में एक बिटकॉइन बनता है। अगर आप 70,000 अगर आप 20 सेंट पर बिजली लगाएं तो $70,000 में एक बिटकॉइन बनता है, जो कि बिल्कुल भी किसी सूरत भी ये 55,000, 50,000, 70,000 ये किसी सूरत भी ऐसी कॉस्ट नहीं है जो वायबल हो पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में जैसे अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया में जो सस्ते टॉप 10 मुल्क हैं उनके हम कहीं करीब करीब क्या दूर दूर भी नहीं आ सकते। लेकिन अब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नया मंजन बेचा गया है। एक PCC नामी पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया या एक फोरम बनाया गया है, जिसके अंदर आर्मी चीफ जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बहुत ही कार खास बिलाल बिन शोएब साहब को उसमें अपॉइंट किया गया। और अब वो पूरी दुनिया में ये मंजन बेच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का ऐसे हब बनाना है। वो पाकिस्तान जिसमें बिजली इतनी महंगी है कि क्रिप्टो का हम नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे याद कीजिए कि हमने को पहली दफ़ा तो आपको बेवकूफ़ बनाया नहीं है। हमने कहा था, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जब कब्ज़ा किया था तो कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक कर देंगे। 1 साल क्या, अब तो 3 साल पूरे हो गए। मईशत का क्या हाल है वो आपके सामने है। आज की खबर दे देते हैं कि इस साल 2025 में पहले 4.5 महीनों में 17% हमारी एक्सपोर्ट नीचे चली गई है। जी हाँ, ये गवर्नमेंट के अपने नंबर्स हैं, मैं नहीं बता रहा। ये 17% हमारी जो है वो पहले 3 से 4 महीने में, 4 से 4.5 महीने में एक्सपोर्ट जो है वो नीचे गई है। तो ये हमारी वो मईशत ठीक हुई है। फिर हमें बताया गया कि SIFC में $100 अरब आएगा, 25 कुवैत, 25 कतर, 25 UAE और 25 सऊदी अरेबिया से। अभी तक एक धेला वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। आज़रबाईजान से अभी तक को $12 अरब का ऐलान हो चुका है। जब जब ये जाते हैं, एक पैसा वहाँ से अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ग्रीन इनिशिएटिव ज़री इनकलाब लाना था, 6 नहरें निकालनी थी, हम अपना पानी बंद करवा चुके हैं। जी हाँ, आज की खबर दोबारा आपको बता देते हैं कि अब 54,000 क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी जो है वो इंडिया ने बंद कर दिया है और अब कोई 40,000 क्यूसेक के बराबर जो है वो पानी सिर्फ आ रहा है। मतलब कि जो असल पानी था उसका 2/3 पानी इंडिया बंद कर चुका है। चनाब खुश्क हो रहा है। हमारे किसानों को शायद काश्तकारी करने के लिए पूरा पानी ना मैसर आए, लेकिन हमने ग्रीन इनिशिएटिव में, याद होगा, बाजी मरियम और फील्ड मार्शल साहब ने जाकर उसका बाकायदा इफ्तिताह किया था। SIFC के अंडर लिया गया था। सरकारी ज़मीन और बहुत सारी ऐसी ज़मीन जिस पर गरीब मज़ारे बैठे थे वो छुड़वा कर मिलिट्री ने अपने कब्ज़े में लेके बाद में लोगों को लीज़ की थी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका काश्तकारी के साथ कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मिलके, और उन्होंने जाहिर है करप्शन और रिश्वत देकर ही हुआ होगा, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं काश्तकारी का, ना उन्होंने करनी है, उन्होंने लाखों रुपए में लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो उनको लीज़ करके दी है, हज़ारों से लाखों एकड़। और मज़े की बात यह कि उनमें से कई लोगों ने वो ज़मीन आगे दूसरे लोगों को बेच दी है क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो ये भी एक करप्शन करने का तरीका बनाया गया ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर। अब उसका नतीजा आपके सामने, ज़राअत बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंडिया ने ऑल टाइम्स, जी हाँ, ऑल टाइम्स
हाईएस्ट यील्ड ली है, हाईएस्ट ग्रोथ हुई है। उनके यहाँ जो फसल की पैदावार है, एग्रीकल्चर पैदावार है, वो इंडिया की पूरी तारीख की ऑल टाइम हायर उनकी पैदावार हुई है। हमारे यहाँ हमारी जो ज़राअत थी वो 4.4% पे ग्रोथ कर रही थी इमरान खान के वक्त में। अब उसकी ग्रोथ जो है वो तकरीबन माइनस में पहुंचा चुके हैं। ज़िम्मेदार से जाके पूछ लें, किसान से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में ज़राअत के क्या हाल हैं। तो हमने ज़राअत का बेड़ा गर्क किया, फिर हमने कहा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी। हमने वो एक कार वॉश वाले थे लोसर साहब, वो भी अब गालिबन कार वॉश भी बंद हो चुका है, बैंक डिफ़ॉल्ट होके या कुछ और होके, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या हुआ उसे, लेकिन शायद इक्का दुक्का कोई उनका कार वॉश चल रहा हो जहाँ वो गाड़ियाँ धोते थे। क्योंकि उन्होंने किसी ज़माने में एक जनरल साहब, उनकी बेगम और उनके बच्चों को एक नई गाड़ी में बिठा के स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम वगैरह की सैर करवाई थी। इसलिए वो साहब जो कार वॉश करते थे उनको ला के पाकिस्तान इन्वेस्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही ऐलान किया कि 1000 अरब, अब पता नहीं डॉलर या रुपए, बहरहाल जो भी है, 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं, या उनके साथ जो लोग हैं वो लेकर आ रहे हैं। ये हालात हैं, इस तरीके से कौम को बुद्धू बनाया गया है। बार बार हर दफ़ा कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती। ये एक नई कोशिश है। आज जब ये क्रिप्टो का चूरन आपके सामने बेचा जा रहा है तो एन उस वक्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक की पॉलिसी चेक करेंगे तो क्रिप्टो का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर इलीगल है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार काम करना पाकिस्तान के अंदर इलीगल है। लेकिन हमने ऑलरेडी वजारत क्रिएट कर दी हुई है क्रिप्टो करेंसी की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्टेट मिनिस्टर बना दिए हैं बिलाल बिन साकिब, जो आर्मी चीफ के बहुत करीब हैं, और उन्होंने अमेरिका में जाके ये ऐलान फरमाया है कि हम 5 सेंट के ऊपर, जी हाँ 5 सेंट के ऊपर हम जो है वो बिजली प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम क्रिप्टो माइनिंग करेंगे। 5 सेंट पे भी खैर वो पूरी दुनिया में सस्ते तरीन मुल्कों में हम कहीं नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये जो उन्होंने ऐलान किया, अब 5 सेंट पे जो आपने बिजली देनी है, इसका मतलब है कि जो पहले बेचारे 14 से 20 सेंट दे रहे हैं, इसका जो 10 सेंट इसमें कम करेंगे आप बिजली के रेट्स में, वो 10 सेंट भी आम लोगों को, मतलब आप लोगों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई तो बाकी उसमें जो फ्रॉड होंगे वो तो होंगे, लेकिन सबसे पहला फ्रॉड ये कि उसका बिल बिजली का जो है, ये जो माइनिंग होगी, इसका बिल भी अब आप अदा करेंगे, क्योंकि वो $10 इवेंचुअली तो टैक्स पेयर के ऊपर आएंगे, जो लोग बिल पे करते हैं उनके ऊपर आएंगे 10 सेंट जो उसके इजाफी होंगे। मीन आप सोच लीजिए कि अगर आप अभी 14-15 सेंट दे रहे हैं, उनको 5 सेंट पे बिजली मिलेगी, तो जो फ़र्क 10, 12, 15 सेंट का होगा वो आप ही को उसका भी वज़न उठाना पड़ेगा। तो फिर सवाल होगा कि ये बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स आइडिया है, नया आइडिया है, ज़रा बज़वर्ड इसका ज़रा थोड़ा सा ट्रेंडी है। एक तो बिटकॉइन समझने में आपको टाइम लगना है, तो आपको बेवकूफ़ बनाना आसान है। दूसरा, जो सदर ट्रंप है उनके बेटे का बहुत इंटरेस्ट है, और हमने आपके सामने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट रखी थी पूरी की पूरी, और उस रिपोर्ट के अंदर बताया था कि किस तरीके से एक कंपनी जो लिबर्टी शायद फाइनेंशियल से रिलेटेड उनका नाम है, उसमें ट्रंप फैमिली के 60% शेयर्स हैं, बाकी शेयर्स उसमें कुछ येसी पाकिस्तानी पीसीसी के हैं, और ये अब असल में ट्रंप के साथ कारोबारी फ़ायदा लेने के लिए ये एक अमूमी तज्जिया है। अमूमी लोगों का ख्याल है कि ट्रंप के करीब होने के लिए, उनसे कारोबारी फ़ायदा लेने के लिए, उनके बेटों के करीब होने के लिए ये जर्नल साहब का नया शोशा है। इसमें से कुछ नहीं निकलना, ना SIFC की तरह, ना ही ज़राअत की तरह इसमें से कुछ हासिल नहीं होना, सवाए इसके कि इसकी कॉस्ट आप पर पड़नी है, इसका बिल भी आपको अदा करना पड़ना है। लेकिन क्योंकि ये सूट करता है इस वक्त, एक तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और एक ट्रंप के करीब होने के लिए, इसलिए क्रिप्टो करेंसी का चूरन जो है वो अब आपके सामने रखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो 2000 मेगावाट बिजली जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए जो इस बात को समझते हैं, और वो जो 10 सेंट अजाफी जो है, जो इस पर कमी करके आप 2000 मेगावाट देंगे, उस सब का आप पर कितना बोझ आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये एक नया स्कैंडल है। उसके साथ साथ ऐसा मुल्क जिसमें पहले इतनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसमें हमारे ज़ाहिर है बहुत सारे माजी में हमें नज़र आया, जनरल साहबान भी और सियासतदान भी और सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब एक नया तरीका निकल आएगा जब क्रिप्टो करेंसी होगी, तो वो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, वो तो पूरी दुनिया में पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा मूव करना, और ऐसा पैसा जो दिखाना ना हो, छुपाना हो, वो सबसे आसान काम है क्रिप्टो के थ्रू से मूव करना। तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी के क्या ये जो काम है, ये आपके किसी काम आए ना आए, लेकिन शरीफ ख़ानदान और फील्ड मार्शल साहब के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये बेहतरीन इंतज़ाम होगा। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA लतीफ़ साहब उनका नाम है, उनको 9 मई के, और उसके साथ उनके MPA और एक
माइनॉरिटी के एमपीए, उनको आज जो 9 मई के मुकदमात दर्ज किए थे इस्लामाबाद में, उसमें जो जज सिपरा हैं उन्होंने आज लंबी सज़ा सुना दी है और बहुत सारे लोगों को अदालत के अंदर से अरेस्ट भी कर लिया है। ये 9 मई के केसेस थे। इसमें पीटीआई रहनुमा अब्दुल लतीफ़ चतराल से हमारे एमएनए हैं, इनको और इनके साथ मैंने आपको बताया कि एमपीएज हैं 2, उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना पर हमले के इल्ज़ाम में पीटीआई के 11 रहनुमाओं को 15 साल 14 माह कैद और जुर्मानों की सज़ा सुनाई है। मुलजमान ने पथराव, फायरिंग और मोटरसाइकिलों को आग लगाई थी। अदालत ने कहा कि अगर थानों पर हमले होंगे तो मुल्क रहने के काबिल नहीं होगा। ये सिपरा साहब ने जो है ये फैसला लिखा। कहा जाता है कि जो मुलजमान थे इस केस के अंदर, उनके वकला को भी नहीं सुना गया, उनसे कुछ भी नहीं सुना गया, जल्दबाजी में ये फैसला सुना दिया गया। आज जब ये फैसला सुनाया तो 4-5 लोग अदालत में थे, बाकी जो मुलजमान थे वो अदालत में भी नहीं थे, इवन वकला भी नहीं थे, क्योंकि आज सिर्फ डेट पढ़नी थी। एक मुलजम की शादी थी गालिबन, और इस वजह से ये आज कोर्ट ने वादा किया था कि सिर्फ डेट दी जाएगी। और जब वहाँ पर बहुत थोड़े लोग थे तो सिपरा साहब ने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक तरफ कौमी यकजहती चाहिए और दूसरी तरफ उस कौमी यकजहती को मुकम्मल इस्तेमाल करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अब आप एक कान से इस खबर को सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन ज़रा गौर कीजिए उन तमाम लोगों को जिनको 15-15 साल की कैद सुना के झूठे केस में थाना रमना पे लोग क्यों हमला करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं जीएचक्यू पे किया, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं थाने पे किया, तो थाने में लोग क्यों जाएंगे वहाँ पर हमला करने। सारे तो आप कहते हैं कि जीएचक्यू पे थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी अवाम, तो इधर हमला कैसे हो गया। झूठे केसेस बनाए हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर कमांडर हाउस, जिसे जना हाउस कहते हैं, वहाँ की तो जियो फेंसिंग की है, लेकिन बाकी जितने केसेस बनाए उनकी जियो फेंसिंग नहीं की। वजह क्या है? क्योंकि कोर कमांडर हाउस के सामने तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से जियो फेंसिंग में कम अज़ कम ये प्रूव किया जा सकता है कि वो लोग वहाँ थे। बाकी सारे केसेस तो झूठ बनाए कि मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जला दिया, थाना जला दिया, ये जला दिया, तो वहाँ की जियो फेंसिंग नहीं की, क्योंकि जियो फेंसिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि लोग वहाँ थे ही नहीं। जिस तरीके से पेशावर में, और ये हमारी नाहली है, हमारी हुकूमत की भी वहाँ मैं ये कहूँगा कोताही है, नाहली है, क्योंकि अभी तक हमने वहाँ पर इमरान खान की बार बार हदायत के बावजूद हमने वहाँ पर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, क्योंकि हम नहीं, मैं नहीं कह रहा, हमारा बदतरीन सियासी दुश्मन जो है एमल वली खान, वो कहता है कि रेडियो पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री के लोगों ने यूनिफॉर्म्स और बगैर यूनिफॉर्म के अंदर जाकर वहाँ पर जलाया। पूरी दुनिया को पता है कि जो पेशावर का तारीखी रेडियो स्टेशन था वो किसी आम लोगों ने नहीं, वो सिक्योरिटी अहलकारों ने जाके खुद जलाया था पीटीआई के ऊपर उसे डालने के लिए। ये एक ओपन सीक्रेट है, एक प्रूवन फैक्ट है ये, और ये हमारी बहुत बड़ी नालायकी और नाअहली है कि अभी तक हम उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं बना सके। इमरान खान ने बार बार हमें जेल से ये डायरेक्शन दी है, हमें फौरी तौर पर उस पर कमीशन बनाना चाहिए और इस चीज़ को फिक्स करना चाहिए, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने हो कि ये 9 मई है क्या। अगर हम केपी में बहुत इफेक्टिव तरीके से, जाहिर है कोशिश की हुकूमत ने, लेकिन हाई कोर्ट ने कमीशन नहीं बनाया, फिर उसके और तरीके ढूंढने चाहिए थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। हमने भी छोड़ दिया। पहले तो हम 1 साल तकरीबन इंतज़ार करते रहे, और हमने साल नहीं तो कह लें 6 महीने इंतज़ार करते रहे। 6 महीने गुजरने के बाद जब गवर्नमेंट ने नहीं, जब हाई कोर्ट ने नहीं बनाया कमीशन, तो उसके बाद हम भी फिर आराम से पहले हुकूमत, हमने कोर्ट को बहुत लंबा टाइम दे दिया, उसके बाद भी हमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, और आज वो चीज़ें हमें बाइट बैक कर रही हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक तरफ कौमी यकजहती का लबादा उड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मासूम वर्कर्स को, अब मेंबरान असम्बली को भी 15-15 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ कौमी यकजहती चाहिए। जनरल साहब के लंबे प्लान हैं, वो अपना इक़्तिदार लंबा देख रहे हैं। वो 2025 नवंबर नहीं, वो नवंबर 2027 नहीं, वो नवंबर 2032 नहीं, बल्कि उन्होंने अब जो असातिज़ा के साथ बातचीत की है उसमें उन्होंने 2045 तक का विज़न दिया है। जी हाँ, 2045 तक का विज़न वो दे रहे हैं। 3-3.5 घंटे में वन साइडेड मोनोलॉग तकरीर उन्होंने की, जो सामने बैठे बेचारे टीचर्स ने सुनी। ये तकरीर जो है ये ऑनलाइन थी, और उसमें जनरल साहब जो हैं वो 2045 का विज़न दे रहे हैं। खुद सोचिए कि वो कितनी देर रह सकेंगे या नहीं। मैं मायूसी नहीं फैला रहा, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना अरसा रह सकेंगे, या इवन 2-4-5 साल भी रह सकेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके प्लान क्या है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।